हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 4th विच इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एंड इट इज़ अ ह्यूज चैप्टर। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी डेरिवेशंस बनती हैं इस चैप्टर में, और इस रीज़न की वजह से इस चैप्टर को हम 2 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड कुछ दिनों में जल्दी आपको सेकेंड पार्ट भी इस वीडियो का मिल जाने वाला है। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। So let's start with the Oersted's experiment. This is a very well-known scientist जिसका नेम है Oersted, एंड जो इसका एक्सपेरिमेंट है बहुत एक फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट है। दैट्स वाई क्लास 10th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था जब मैग्नेटिज्म चैप्टर की आपने शुरुआत करी थी। यहाँ पर भी हम ऐसा करने वाले हैं। मैग्नेटिज्म को पढ़ने से पहले सबसे फर्स्टली हम Oersted के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, या कह लो रिविजन करेंगे, राइट, बिकॉज ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हो। तो देखो, दिस इज अ मैग्नेटिक कंपास एंड दिस इज इट्स नीडल। नीडल का एक पार्ट इस तरह से रेड कलर से पेंट कर रखा होता है बिकॉज दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास एंड दैट इज अदर वन इज द साउथ पोल ऑफ द कंपास। एंड अगर इस कंपास को किसी भी टेबल पे मैं रख देता हूँ, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देता हूँ, तो ऑब्वियसली जो ये नीडल है अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर देती है। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है और बिल्कुल रेस्ट पे आ जाती है, एज वी नो। बट इंटरेस्टिंगली ऑयस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर इसके पास एक वायर रखी हो और इसके साथ एक बैटरी को हम कनेक्ट कर देते हैं, इसके साथ एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है, और फिलहाल जब ये स्विच ऑफ है तो हमने नोट करा इस नीडल की डायरेक्शन को, ये पॉइंट कर रही है, देखो, इन दिस डायरेक्शन, राइट। दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो मैंने शॉर्ट में ऐसे चलो ओ लिख दिया एक बार के लिए, ठीक है, समझने के लिए। अब हमने इस स्विच को कर दिया ऑन। तो ऑयस्टेड ने ऑब्जर्व करा ये कि अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस वायर में से, और साथ ही साथ काफ़ी इंटरेस्टिंगली इस नीडल में हमें एक डिफ्लेक्शन नजर आएगी, ठीक है। अब ये नीडल इस डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करेगी, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ थोड़ा सा डिफ्लेक्शन इसमें नजर आएगा, ठीक है। इसको फर्दर टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली किस साइड ये डिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। फिलहाल कुछ भी एक बार रैंडमली मान लेते हैं, मान लो कुछ इस तरह से। अब ये न्यू डायरेक्शन है तो मैंने इसको एन लिख दिया। अभी एन के टूवर्ड्स, एन डज नॉट मीन हियर कि नॉर्थ पोल है, एन का मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू। अब इस डायरेक्शन के टूवर्ड्स ये पॉइंट कर रही है। जैसे ही मैं करंट को फिर से ऑफ करूंगा तो आप देखोगे नीडल फिर से ओरिजिनल डायरेक्शन के टूवर्ड्स चली जाएगी। जैसे ही करंट को हमने फिर से ऑन किया, ये फिर से न्यू डायरेक्शन के टुवर्ड्स पॉइंट कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके पास एक वायर में से करंट को पास करवा रहे हैं तो इस वायर की वजह से इस नीडल के ऊपर एक फोर्स लग रही है। बट एज वी नो, एक मैग्नेट ही दूसरे मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स लगा सकता है, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि उसके पोल्स एक दूसरे के साथ किस तरह से ओरिएंटेड हैं। एक मैग्नेट दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है तो हमें पता है ना, बट यहाँ पे एक वायर एक दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रही है। सो दैट्स व्हाई दिस रिजल्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम ऑयस्टेड के अकॉर्डिंगली देखें, उस टाइम के हिसाब से देखें, तो अब तो हमारे लिए बहुत फेमिलियर रिजल्ट है। अब इतना ये अस्टाउंडिंग एक रिजल्ट हमें हो सकता है ना लगे, बट उस टाइम पे तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना ज़बरदस्त एक ऑब्जर्वेशन रहा होगा कि एक वायर की वजह से, एक करंट कैरिंग वायर की वजह से एक नीडल, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। ऑल्सो यहाँ से देखा जाए तो ये कंक्लूजन निकलता है कि करंट कैरिंग वायर एक तरह से एक मैग्नेट के जैसा बिहेवियर ही शो करता है, राइट, बिकॉज एक मैग्नेट ही दूसरी मैग्नेटिक नीडल के ऊपर फोर्स लगा सकता है। तो यहाँ पे ये करंट कैरिंग वायर ही एक मैग्नेट के जैसा काम कर रहा है। सो दिस इज द कंक्लूजन जो हमें याद रख के चलना है ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट से, कि कोई भी आपके पास अगर एक करंट कैरिंग वायर रहेगा, कहीं भी मैंने एक वायर को कंसिडर किया, यहाँ पे इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट, करंट की डायरेक्शन ये है, तो जो ये वायर है ये एक मैग्नेट के जैसा काम करेगी। पूरा ही वायर, ये पूरा जो लूप बन रहा है एक मैग्नेटिक लूप की तरह बेसिकली बिहेव करना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली लेट्स से कोई एक सर्कुलर लूप बना देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये जो लूप है ये भी एक मैग्नेटिक लूप के जैसा बिहेव करना शुरू कर देने वाला है। इसका मतलब कितनी अलग अलग तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स को हम जनरेट कर सकते हैं सिर्फ करंट को यूज करके। अलग अलग तरह की डायरेक्शंस हो सकती हैं, अलग अलग तरह की सिमेट्रीज हो सकती हैं,
आगे आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, मजा आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोट-सैविट्स लॉ एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। अब देखो, जैसा हमें ऑयस्टेड्स के एक्सपेरिमेंट ने बताया कि अगर आपके पास एक वायर है किसी भी तरह की, उसमें से पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है अपने अराउंड, एक मैग्नेट के जैसा बिहेवियर शुरू कर देती है। तो इसका मतलब अगर इसके पास एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मिलूँ यहाँ पे, लेट्स कॉल इट पॉइंट पी, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्व करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड फील होगी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर ऑब्वियसली। बट अगर मुझे इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, मुझे ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। यहाँ पे कैसी है, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेता हूँ फिर कैसी होगी, यहाँ पे कैसी होगी, यहाँ पे कैसी होगी। तो डिस्टेंस के साथ साथ और लेट्स से डायरेक्शन वगैरह के साथ साथ क्या असर आएगा इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर, ये हमें कौन बताता है? द बायोट-सैविट्स लॉ। जो ये लॉ है, दिस इज गिवन बाय एक्चुअली टू साइंटिस्ट्स, बायोट एंड सैविट, हेंस इसका नेम कुछ इस तरह का है, बायोट-सैविट लॉ। एंड अगर आपके पास एक वायर है, मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, तो इंटरेस्टिंगली हमें ये नहीं बताता कि पूरी वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बन रही होगी किसी भी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर। डायरेक्टली हमें ये नहीं बताएगा, बाद में हालांकि किसी ना किसी तरह से हम उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, बट एक्चुअल में ये बेसिकली सीधा सीधा हमें ये बताता है कि इस पूरी वायर में से अगर एक छोटा सा मैं एक एलिमेंट मान लेता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा हमने इस तरह से एलिमेंट कंसिडर कर लिया। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा। एक केमिस्ट्री में भी आप एलिमेंट वर्ड यूज करते हो, वो वाला एलिमेंट नहीं है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाला। यहाँ पे फिजिक्स में या स्पेसिफिकली इस चैप्टर में जब भी हम एलिमेंट वर्ड को यूज करेंगे, इसका मतलब होगा एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा सेगमेंट इस वायर का। एंड बिकॉज इसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा तो इसको हम करंट एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, राइट। मान लो जो इसकी लेंथ है इतने पार्ट की, दैट इज डी एल। अब डी एल जो है इसकी लेंथ है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है। ऑल्सो इसकी डायरेक्शन को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन वही कंसिडर की जाती है जो डायरेक्शन इस आई की होती है, जो करंट की होती है। सो लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो यहां पर सेम हो जाएगी डायरेक्शन इस डीएल की। अब अगर इस डीएल की लेंथ भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है, और ये डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब जो ये डीएल है इट इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। जो करंट एलिमेंट रहेगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। डायरेक्शन इसकी हमेशा कैसी होगी, जो डायरेक्शन करंट की है वही डायरेक्शन करंट एलिमेंट की होने वाली है, राइट। एंड नाउ इसका रिजल्ट देख लेते हैं मैथमेटिकल की। जो बायोट-सैविट लॉ ये हमें क्या बताता है कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी, दैट इज बी वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई वेक्टर यूज करते थे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यूज करेंगे लेटर बी वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है, दैट इज गिवन बाय द बायोट-सैविट्स लॉ। अब अगर आपसे डेरिवेशन पूछी जाती है बायोट-सैविट लॉ की, तो इन ट्रू सेंस देखा जाए तो ये डेरिवेशन है भी नहीं, जैसे हम जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स हैं ना उनको यूज करके कंबाइन करके एक मैथमेटिकल रिजल्ट को फॉर्म करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ ना कुछ ऐसा ग्रेविटेशन में भी करा था इन द क्लास 11th, है ना, जब हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बनाया था। वहाँ पर भी हम यही करते हैं, उसकी डेरिवेशन में बहुत कुछ डिराइव करने वाला होता नहीं है, वो जस्ट डायरेक्टली से कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो मासेस के बीच में लगने वाला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन के। तो यहां से हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर लेते होते हैं, दैट दिस एफ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर का स्क्वायर, एंड देन इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट लगाते हैं जो वहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो इस तरह की वहाँ पर भी हमने डेरिवेशन करी थी, बट देखा जाए तो क्या डेरिवेशन हुई, जस्ट हमने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली देखा कि जो ये फोर्स है किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, और उन इक्वेशन को कंबाइन कर दिया ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ हम ऐसे ही करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी चीज़ करने वाली है नहीं इस बायोट-सैविट लॉ की डेरिवेशन में। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर
जो लेट से इस तरह से आर डिस्टेंस अवे है इससे, है ना, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, एंड keep in mind that is we are calculating just because of this small current carrying element, not the whole wire, and that will be first of all proportional to the current जो इस एलिमेंट से या इस वायर से फ्लो कर रहा होगा। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे वाई आर वी राइटिंग इट डी बी, वाई नॉट बी, बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज करंट कैरिंग एलिमेंट जो है ये बहुत छोटा है, एलिमेंट छोटा सा है, तो इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत छोटी होगी, हेंस इसको हम डी बी की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखा जाता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखा जाता है। ओके, सेकेंडली जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होने वाली है यहाँ पर, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। जितना बड़ा ये वाला करंट एलिमेंट होगा, जितनी ज़्यादा इसकी लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है दैट इज जो डी बी है, ये डिपेंड करता है साइन थीटा के ऊपर। डी बी प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा का मतलब ये है कि साइन थीटा जितना बड़ा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे होगी। एंड साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? व्हेन थीटा इज 90। सो देखो थीटा ये वाला एंगल होता है, अगर ये थीटा 90 होगा मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर मैं बिल्कुल सामने लूंगा इस करंट कैरिंग एलिमेंट के, तब देखो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो है ये 90 हो गया ना। अब सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी। दैट मीन्स अगर मैं दो पॉइंट्स लूँ जो कि दोनों ही आर डिस्टेंस अवे हैं इस करंट कैरिंग एलिमेंट से, कुछ इस तरह से मान लेते हैं, यहाँ भी लेट से डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा ना, यहाँ तक रखते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, मान लो ये भी आर डिस्टेंस अवे है, ये भी आर डिस्टेंस अवे है, ये दोनों पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बट स्टिल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। ऑल्सो जो लास्ट फैक्टर है दैट इज डी बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये भी फॉलो करती है, जैसा हमने ग्रेविटेशन के केस में भी देखा और जैसा हमने इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी देखा था। अब इन सभी चीज़ों को हमने किया कंबाइन, चारों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाने वाली है, दैट डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे क्या होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। दिस इज बाइट-सेवर्ट लॉ, बट दिस इज स्केलर फॉर्म, बिकॉज इसमें हमने सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखो इस इक्वेशन में थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई आई डी एल, पहले मैं सेम ही इक्वेशन को लिख रहा हूं, साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, है ना, कोई चेंज नहीं है, जो ये इक्वेशन है बिल्कुल सेम मैंने लिखी है जो स्केलर फॉर्म में हमने पहले बनाई है यहाँ पे। बट यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, आर से मैंने किया मल्टीप्लाई ऊपर और आर से ही मल्टीप्लाई किया हमने नीचे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, राइट। अब यहाँ पे ये बन जाएगा आर का क्यूब, है ना, एंड ऊपर अगर आप इस पार्ट पे गौर करोगे डी एल आर साइन थीटा, डी एल जो है इट इज अ वेक्टर, आर जो है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर, है ना, दैट इज अ डिस्टेंस। अगर दोनों की हम बात करते हैं तो इसी डायग्राम में जो आर है इसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरह से कंसिडर की जाती है करंट एलिमेंट से अवे, बिकॉज डिस्टेंस हमें यहाँ से मेजर करना है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितनी दूर है, सो ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि हम डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में मेजर करें। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द आर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट, दोनों ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डी एल आर साइन थीटा जो है इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, एंड इधर भी हम इसको मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे डी बी वेक्टर।
So this is the vector form of the Biot-Savart's law. And what about the direction of the dB vector? वेक्टर फॉर्म में हमने इसको लिखा है, नो डाउट ये वेक्टर फॉर्म में बन चुका है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, दस वी हैव गॉट द वेक्टर फॉर्म. बट वेक्टर फॉर्म का फायदा तभी है ना अगर हम उससे डायरेक्शन को पता कर पाए. सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस डीबी वेक्टर? अब यहाँ पे डीबी वेक्टर की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम कॉर्क स्क्रू रूल को यूज करने वाले हैं. दिस इज स्क्रू एज वी नो. अगर स्क्रू को आप किसी वुड में डाल के क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये उसके अंदर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो बाहर की तरफ निकलता है. तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है जब हमें दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन चाहिए होती है. ठीक है, हमें इसकी डायरेक्शन क्यों चाहिए? बिकॉज जो डायरेक्शन डीबी वेक्टर की होगी सेम डायरेक्शन इसकी होगी ना, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की होगी. हमें अगर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पता लग गई तो हमें इसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी, वही होगी, राइट. तो इसकी डायरेक्शन को निकालना सारा खेल है. इसकी डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाना पड़ेगा. तो अगेन मान लेते हैं आपके पास एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है ना, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में मान लो. इसी तरह से आपने इसमें छोटा सा एक करंट एलिमेंट मान लिया, उसकी भी वही डायरेक्शन है जिसकी लेंथ dl है, और इससे मान लो यहाँ पे r डिस्टेंस दूर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपने ले लिया. ठीक है, अब गौर करो इस पार्ट के ऊपर. पहला वेक्टर कौन? dl वेक्टर, जो ये है. ठीक है, दूसरा वेक्टर कौन? r वेक्टर, जो ये है. अब आपको स्क्रू को किस तरह से घुमाना है? dl वेक्टर से r वेक्टर के टुवर्ड्स. दैट मीन्स इस तरह से. dl से r वेक्टर के टुवर्ड्स का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज. अगर आप इस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करते हो तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा इनटू द प्लेन, या बाहर की तरफ आएगा आउट ऑफ द प्लेन. ऑब्वियसली बाहर की तरफ आता है तो आउट ऑफ द प्लेन आएगा. दैट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउट ऑफ द स्क्रीन होने वाली है, टुवर्ड्स यू होने वाली है. ठीक है, बाहर की तरफ है. एंड जब भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हो या आउट ऑफ द प्लेन हो तो उसको दिखाएंगे कैसे? देखो सिंपल सी बात है. अगर तो कोई चीज़ लेफ्ट के टुवर्ड्स है हमने ऐसे दिखा दिया, राइट के टुवर्ड्स है तो ऐसे दिखा दिया, नीचे की तरफ है तो उसको ऐसे दिखा दिया, ऊपर की तरफ है तो ऐसे दिखा दिया. बट अगर इनटू द स्क्रीन है, फिर आउट ऑफ द स्क्रीन है, फिर उसको ऐसे शो करेंगे. तो वैसे केसेस के लिए हम इस तरह की एक नोटेशन को देखो यूज करते हैं. अगर मैग्नेटिक फील्ड या करंट कभी इनटू द स्क्रीन हो तो उसको इस तरह से शो किया जाएगा. ठीक है, दिस इज इनटू द स्क्रीन. अगर आउट ऑफ द स्क्रीन होती है तो उसको इस तरह से शो करते हैं. दिस इज आउट ऑफ द स्क्रीन. यहां पे क्या थी? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, स्क्रू बाहर की तरफ निकल रहा है, सो आउट ऑफ द स्क्रीन है. सो इस तरह से इसको विजुअली रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी हमें पता लग गया मैग्नेटिक फील्ड का, एंड हमें डायरेक्शन का भी पता लग गया. अच्छा, बाय द वे अगर मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, फिर क्या होगा? अब देखो dl वेक्टर तो ये वाला है, r वेक्टर अब इधर हो जाने वाला है, चेंज हो जाएगा, है ना. अब अगर हमें dl से r के टुवर्ड्स घूमना है तो dl इंटू आर इस तरह से. अब क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं, जब क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो डायरेक्शन कैसी होने वाली है? अंदर के टुवर्ड्स. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होने वाली है, इनटू द प्लेन होने वाली है. नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. तो सबसे पहले हमने बनाया एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. यू विल से सर्कुलर, दिस डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल इन एनी वे, राइट. बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक्चुअल में सर्कल ही है, जस्ट इसको प्लेस कुछ इस तरह से किया हुआ है. ठीक है, अगर तो बिल्कुल अगर आप इसको बिल्कुल सामने आके एक आंख बंद करके, है ना इस तरह की किसी चीज़ को देखोगे तो आपको बिल्कुल लाइन जैसा ही वो अपीयर होगा. बट फिर हमें एक्चुअली में पता ही नहीं लगेगा कि इसकी जो पीछे वाली साइड है वो कहाँ पे है, इसका सेंटर कहाँ पे है इस सर्कल का. तो इस चीज़ों को, इस दिक्कतों से बचने के लिए लेट से हम डायग्राम को कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, सो दैट सर्कल का वो सर्कल रहे, और साथ में अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं ऐसा भी बोल पाऊँ कि लेट से दिस इज द सेंटर, यहाँ से लेके कितना डिस्टेंस है किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, राइट. दैट्स वाई इस डायग्राम को इस तरह से बनाया जाएगा. अब मान लेते हैं इस सर्कुलर लूप में से जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है. दिस इज द सेंटर ऑफ द लूप. इससे कुछ डिस्टेंस दूर हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, एंड मान लेते हैं जो ये डिस्टेंस है इसको हमने कुछ बोल दिया x, एंड लेट से जो रेडियस होगा इस सर्कल का दैट इज a. ठीक है,
अब अगर मुझे पता करनी है यहाँ पे किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, तो पहले ऐसा करते हैं, दो छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स बनाते हैं, एक तो बिल्कुल टॉप पे और एक बिल्कुल बॉटम पे। हम दो क्यों बना रहे हैं? द थिंग इज कि हम यहाँ पे सिमेट्री को यूज कर रहे हैं, सो दैट कुछ ना कुछ बाद में जाके कैंसिल आउट हो सके, किसी ना किसी तरह से हमारा काम आसान हो। दैट्स वाई उसको बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स पे हमने कंसिडर किया, एक करंट एलिमेंट यहाँ पे, एक करंट एलिमेंट यहाँ पे। एंड करंट एलिमेंट हमें क्यों कंसिडर करने पड़ रहे हैं? बिकॉज मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड हमें कौन बताएगा? बायट-सैवर्ट लॉ बताएगा, है ना, कि कितना मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे इस पूरे करंट कैरिंग लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका। अब बायट-सैवर्ट लॉ हमें पूरे लूप की वजह से क्या कंट्रीब्यूशन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, वो थोड़ी डायरेक्टली बता देगा, वो तो बताएगा छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स की क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट है, क्या इसकी वजह से ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या ये वाला जो करंट एलिमेंट है इसकी वजह से? एंड यू विल से ये क्या क्वेश्चन हुआ, बिल्कुल सेम रहेगी। ऑब्वियसली ना, आप सिमेट्री से देख पा रहे हो। अगर बिल्कुल मैं कोई मैथमेटिक्स कोई फिजिक्स भी नहीं यूज करता, स्टिल यू कैन से कि जितनी कंट्रीब्यूशन इसकी है उतनी ही कंट्रीब्यूशन इसकी है, बिकॉज दोनों की लेंथ सेम है, राइट। दिस इज वी आर कंसिडरिंग कि जो ये ऊपर वाला मान लो करंट एलिमेंट है, इसकी लेंथ को मैंने बोला डीएल, नीचे वाला जो करंट एलिमेंट है इसकी लेंथ को बोल देते हैं डीएल डैश। तो वी आर कंसिडरिंग कि दोनों इक्वल लेंथ के करंट एलिमेंट्स हैं, दोनों में से करंट इक्वल दौड़ रहा है, दोनों बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हैं, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, राइट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, और कुछ मर्जी बोलो ना, बिल्कुल सिमेट्री बन रही है यहाँ पे। जो ये एंगल है ये भी इक्वल एंगल है, तो कुल मिला के किसी भी लॉजिक से अगर मैं सोचता भी हूँ लेट से तो दोनों की कंट्रीब्यूशन इक्वल है, इतना तो हमें ऑब्वियसली क्लियर है। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हमने उसको बोला लेट से डी बी, राइट। डी बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और जो ये वाला करंट एलिमेंट है इसकी वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, लेट्स कॉल दैट डी बी डैश, उसका भी जो मैग्नीट्यूड रहेगा दे विल बी इक्वल, राइट। बट कितना मैग्नीट्यूड होगा इसके लिए हमें यूज अप करना पड़ेगा बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ से पहले एक और चीज़ कर लेते हैं, जो करंट एलिमेंट्स हैं दोनों की डायरेक्शन दिखा देते हैं। जैसा हमने पहले बोला कि जो डायरेक्शन करंट की होती है सेम डायरेक्शन होती है करंट एलिमेंट्स की। तो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन, यहाँ से ऐसे जा रहा है सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट। एंड कीप इन माइंड कि ये लेफ्ट एंड राइट नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपके टूवर्ड्स आ रहा है ना, बाहर, आउट ऑफ द स्क्रीन। एंड सिमिलरली ये जो करंट है यहाँ से कि दूर जा रहा है आपसे, मतलब इनटू द स्क्रीन है इसकी डायरेक्शन। ओके, अब बायट-सैवर्ट लॉ को यूज़ करने से पहले एक और चीज़ कर लेते हैं। इफ़ दिस इज एक्स, इफ़ दिस इज ए, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेन्यूज बन रहा होगा, इसकी जो लेंथ हो जाएगी दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इस चीज़ का स्क्वायर रूट। सिमिलरली ये भी एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इस चीज़ का स्क्वायर रूट। अब देखते हैं बायट-सैवर्ट लॉ को। इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं फिर डायरेक्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए मैंने लिखा डी बी वेक्टर, इस चीज़ का मैग्नीट्यूड ही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर, यही होता है। ऑल्सो जो ये थीटा है, ये कौन सा थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज थीटा। अब गौर करो पहले थीटा कितना है, पहले तो मुझे ये बताओ, जो ये डीएल है ये आपके टूवर्ड्स आ रहा है, इसको ऐसे मत सोचना कि लेफ्ट के टूवर्ड्स जा रहा है, ये आपके टूवर्ड्स है, ठीक है। एंड जो ये आर वेक्टर है ये कुछ इस तरह से, एक्चुअल में इसी चीज़ को मैं आर बोल रहा हूँ, इसी चीज़ को हम आर बोल रहे हैं। जो आर है और जो यहाँ पे डीएल है एक्चुअल में दे आर बोथ परपेंडिकुलर। अगेन इस चीज़ को विजुलाइज करके चलना पड़ेगा, ये जो चीज़ है ये आपके टूवर्ड्स आ रही है बाहर की तरफ, ठीक है, और जो दूसरा ये आर है ये कुछ इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है। तो दोनों के बीच में अगर आप विजुलाइज कर पाओगे कि एंगल एक्चुअल में 90 है, ठीक है, तो थीटा इज नथिंग बट 90, सो आई कैन से साइन 90 एंड साइन 91 होता है, तो मैं इसको इग्नोर करके यहाँ पे चलने वाला हूँ, ठीक है। एक्चुअल में जब डिराइव करेंगे तो स्टेप बाई स्टेप चलेंगे, बट यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की शॉर्टेज होती है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द दिस करंट एलिमेंट। सिमिलरली जो ये वाला है
इसकी वजह से मैं लिखूंगा यहाँ पे डी बी डैश वेक्टर, इस चीज़ का मैग्नीट्यूड, और ऑब्वियसली वो भी उतना ही रहेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर का स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये तो हमारे पास आ गई, देखो मैग्नीट्यूड, राइट, दोनों करंट एलिमेंट्स की वजह से किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ओनली। बट अबाउट द डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो अगेन मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले जो बाइट साइड था उसका वेक्टर फॉर्म, तो जैसे हम लिखते हैं ना, डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई देन आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर का क्यूब, है ना। अब यहाँ पे गौर करो, डी बी वैक्टर की डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड को यूज करके उसको कर्ल करते हैं डी एल से आर के टुवर्ड्स। तो डी एल आपके टुवर्ड्स है, आर यहाँ पे बाहर इस तरह से टुवर्ड्स राइट साइड जा रहा है टेढ़ा। तो अगर मैं इस तरह से पॉइंट करता हूँ देन आई कैन से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से होगी और परपेंडिकुलर होगी एस आर के। अब देखो डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, तो उसके लिए आई एम यूजिंग सम पेन्स। तो मान लेते हैं दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल द डी एल वैक्टर जो कि आपके टूवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, अगर मैं इस ऊपर वाले छोटे से करंट एलिमेंट की बात करता हूँ, ठीक है। देन लेट्स से दिस इज द आर वेक्टर। ऑब्वियसली डायग्राम में आप देखोगे जो आर है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट कर रहा है, बट फिलहाल मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, गौर से देखो, दिस इज डी एल वैक्टर, दिस इज आर वैक्टर, तो डी एल क्रॉस आर वैक्टर हमें लेना है। तो डी एल से आर के टुवर्ड्स फिंगर्स को मैं कर्ल करूंगा एंड थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द डी बी वैक्टर, बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्वियसली। बट जो मेन चीज़ है दैट इज कि जो ये वेक्टर आया डी बी वैक्टर, गौर से देखो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है ये जो ये है इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके भी परपेंडिकुलर है जो ये रेड पेन है, आप गौर करो, और इस ब्लैक पेन के भी परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलवेज ऐसा होता है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो भी दो वेक्टर्स आप ले लो, उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा रिजल्ट हमेशा उन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। अब ऑब्वियसली अगर ये वाला वेक्टर ऐसे है, ठीक है, लेट से आर वेक्टर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, फिर तो बिल्कुल सीधा रहता जो ये ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अगर इसको टिल्ट करोगे तो उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी टिल्ट हो जाने वाली है। बट स्टिल दोनों के बीच में एंगल कितना रहने वाला है, 90 डिग्रीज का। जैसा मर्जी आप इसको टिल्ट कर लो, दोनों के बीच में एंगल बस 90 डिग्रीज का होना चाहिए, ये यहाँ पे ध्यान रखना। तो जैसा मैंने अभी समझाया, गौर करो डी एल क्रॉस आर वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पे वो किस तरह से क्या डायरेक्शन देगा, कुछ ऐसी, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं ये दोनों वेक्टर्स, ठीक है ना, आर वेक्टर और जो ये डी बी वेक्टर है। सिमिलरली इसकी वजह से ये डी एल आपसे दूर जा रहा है, यहाँ पे भी राइट हैंड कर्ल रूल खुद से यूज करो और चेक करो क्या डायरेक्शन होने वाली है डी बी डैश वेक्टर की यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी कुछ इस तरह से नीचे की तरफ, बट बिल्कुल सीधा नहीं है बिकॉज ये भी बिल्कुल ऐसे नहीं है, राइट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसके टेढ़े होने की वजह से ये भी कुछ इस तरह से रहेगा जो डी बी डैश वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड जरूर इक्वल है बट डायरेक्शन आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट है। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाने वाला है। वाई नॉट कि हम ऐसा करें कि दोनों को पहले कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व कर लें, ठीक है। देखो ये डी बी डैश है, अगर मुझे इसको इस तरह से दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना हो, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कुछ इस तरह से, है ना। अब जब भी किसी वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें चाहिए होते हैं एंगल्स, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं इतना हमें पता है, तो दोनों को हमने नाम दे दिया थीटा। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम देखते हैं इसी चीज़ का, दिस एंगल एंड दिस एंगल दे बोथ आर इक्वल, सो लेट्स कॉल दीज थीटा। थोड़ी सी ज्योमेट्री को यूज़ करेंगे, गौर करो ये लाइन और जो ये वर्टिकल लाइन है जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है डीबी का, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल है। तो अगर ये 90 है उसमें से थीटा अगर मैं माइनस कर देता हूँ, ये बाकी पार्ट कितना बच जाने वाला है, दिस इज नथिंग बट इतना पार्ट 90 माइनस थीटा। सिमिलरली जो ये आर है और जो ये डी बी है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है,
तो अगर एस टोटल 90 में से सिर्फ मैं 90 माइनस थीटा वाला माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इतना एंगल बचेगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ। अगर मैं 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास, लेट्स सी। 90 माइनस माइनस प्लस कटा और बचा थीटा। दैट मीन्स वेरी इंटरेस्टिंगली जो ये अंदर वाला एंगल है ये भी कितना है, दिस इज ऑल्सो थीटा। वेरी सरप्राइजिंग और काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। जो ये एंगल है उतना ही एंगल ये। एंड सिमिलरली बाय सेम लॉजिक, जितना एंगल यहाँ पे थीटा है उतना ही एंगल यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी थीटा बन जाएगा बाय सिमेट्री। अब जो ये दोनों वेक्टर्स हैं इनको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक डाउन करके लिखते हैं। देखो ये है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, तो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा रहता है उसको हम कॉस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। सो ये हो जाएगा डीबी कॉस थीटा। और जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डीबी का, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी डीबी साइन थीटा। सिमिलरली डीबी वेक्टर को हमने कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक डाउन किया, जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम डी बी डैश कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। और जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल नहीं होता, या कह लो इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहता है वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी डी बी डैश साइन थीटा। अब जरा गौर करो, इन वर्टिकल कंपोनेंट्स के ऊपर मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल हैं, वो डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल आउट करने वाले हैं। एंड हो सकता है आपके मन में आए ये तो शायद इसलिए कैंसिल आउट करके बिकॉज हमने करंट एलिमेंट्स इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ माने थे। बट थिंक इज दिस कि दो करंट एलिमेंट्स आप कहीं भी इस तरह से कंसिडर कर लो एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर छोटा सा कोई यहाँ करंट एलिमेंट है तो उसके ऑपोजिट यहाँ पर भी तो करंट एलिमेंट होगा ना। तो इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की कंट्रीब्यूशन है उसको ये वाला करंट एलिमेंट कैंसिल आउट कर देने वाला है। ठीक है, स्टिल इन दोनों की वजह से भी वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं आने वाली है, इट विल बी जीरो। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट मानता हूं मैं, तो इसकी भी वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड की कंट्रीब्यूशन है उसको कुछ यहाँ पे जो करंट एलिमेंट रहेगा बिल्कुल लेट्स से इसके ऑपोजिट, वो कैंसिल आउट कर देगा। तो कुल मिला के मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पूरा जो लूप है ना उसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी कंट्रीब्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ओवरऑल जो ये कंपोनेंट्स हैं दे विल बी जीरो, नॉट इंडिविजुअली जीरो बट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सो नेट रिजल्ट विल बी जीरो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिस इज जीरो ये भी कोई फाइनाइट इसकी वैल्यू है, इसकी भी कोई फाइनाइट वैल्यू है, बट एक दूसरे को ही कैंसिल आउट कर रहे हैं। सो नेट रिजल्ट इन दोनों का जीरो आ रहा है फॉर द होल लूप एज वेल। ठीक है, बट जो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं ये तो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, है ना। तो इतना तो हमें श्योर है कि पूरे लूप की वजह से भी अगर मैं बात करूंगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होने वाली है, इट विल बी अवे फ्रॉम इट टुवर्ड्स राइट बेसिकली, है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर आप ऐसा बोल सकते हो। बिकॉज ये दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों एक दूसरे को एड अप करेंगे। और देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अगर मैं देखता हूँ पहले को मैंने जैसे लिखा डीबी साइन थीटा, तो दूसरे कंपोनेंट जो डीबी डैश साइन थीटा इसको भी लिख सकता हूँ मैं डीबी साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दैट मीन्स दोनों का जो रिजल्टेंट है एक्चुअल में सिंप्लीफाइड वे में ऐसे लिखा जा सकता है 2 dB sin थीटा, बट दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज टू स्मॉल करंट एलिमेंट्स। बट हमें चाहिए पूरे लूप की वजह से किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है एट दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। अब इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है फॉर द होल लूप, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, सो ऑल द डीबी साइन थीटास। देखो एक छोटा सा करंट एलिमेंट ही है, इसकी वजह से किस तरह का डीबी साइन थीटा आएगा, फिर इसकी वजह से डीबी साइन थीटा, इसकी वजह से डीबी साइन थीटा, तो इन सभी की कंट्रीब्यूशन को मैं एडअप करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा बेसिकली। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जस्ट अ स्मॉल करंट एलिमेंट, वो हमें बाइट-साइड लॉ बताने वाला है, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई आई डी एल। अच्छा, मैंने यहाँ पे थीटा यूज़ कर लिया है, तो मैं अब यहाँ पे थीटा नहीं साइन अल्फा यूज़ करता हूँ, जो बाइट-साइड लॉ में हम लिखते होते हैं ना आइडियल साइन थीटा, यहाँ पे अब साइन अल्फा में लिख रहा हूँ फिलहाल, जस्ट टू डिस्टिंग्विश अपॉन आर का स्क्वायर और साथ में साइन थीटा। आई होप ये समझ में लगा होगा मैंने क्या किया, अदरवाइज हम यहाँ पे थीटा लिखते थे ना बट अब थीटा यहाँ पर भी है तो कन्फ्यूजन कॉज होगी, दैट्स वाई मैंने इसको साइन अल्फा बोल दिया। या अगर आप डेरिवेशन करो ही इस तरह से, आप इसको थीटा कंसीडर कर लो, आप इसको अल्फा बोल दो शुरू से ही, है ना, आप वैसे भी करके चल सकते हो। आप इस एंगल को अल्फा ही बोल दो, इस एंगल को अल्फा बोल दो,
इट डिपेंड्स ऑन यू, किसी भी तरह से आप प्रोसीड कर सकते हो, डज नॉट मैटर। वैसे भी हमें पता है जो साइन अल्फा है ये किन दोनों चीज़ों का एंगल है, बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड जो ये सेपरेशन रहता है आर वेक्टर और एल वेक्टर, ये तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। दैट मीन ये साइन अल्फा जो है ये वैसे भी यहाँ पे इस केस में जो ये वाला एंगल है ये कितना हो जाने वाला है, इट विल बी 1 बिकॉज साइन 90 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो वैसे भी मैं इसको इग्नोर ही करने वाला हूँ, राइट, बहुत फर्क पड़ने नहीं वाला। तो आई डी एल को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो ये साइन थीटा है इसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। देखो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई आई डी एल बाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अब रफ में देखते हैं, जो साइन थीटा होता है दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ गौर करते हैं, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखता हूँ तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, थीटा यहाँ बन रहा है, सो दिस इज गोइंग टू द बेस, है ना, एंड दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर, जो इसका रेडियस था दैट इज जिसको हमने ए बोला था। अब P अपॉन एच का मतलब क्या हो जाने वाला है, A अपॉन आर। ठीक है, सो A अपॉन आर, साइन थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ देखो A अपॉन आर, तो ये आर का क्यूब हो गया, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फर्दर लेट्स डू दिस, जो एक कॉन्स्टेंट्स हैं सभी को बाहर निकाल लेते हैं। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई करंट कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस है आर क्यूब वो भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन होने वाली है सिर्फ डी एल की, छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स को हम एडअप कर रहे हैं ना, तो इनका जो सम है बेसिकली वो आ जाने वाला है। अगर पूरे छोटे 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 डीएल्स हैं सभी को हम कंबाइन कर लेंगे तो पूरा लूप आ जाएगा, पूरा ये सर्कमफ्रेंस आ जाएगा मेरे पास। अब अगर रेडियस आर होता तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, यहाँ पे हम इसको ए बोल रहे हैं तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा इस पूरे लूप का, दैट इज 2 पाई ए। तो इसको मैंने 2 पाई ए लिख दिया। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं, पाई से पाई कटेगा, 2 ज़ार 2, 2 ज़ार 4 एंड द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए का स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब। वी आर वेरी क्लोज टू अवर डिजायर्ड रिजल्ट, जस्ट इस आर को हमें चेंज करना है। देखो जो आर है दिस इज द आर, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम दैट आर का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या कह लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। ये जो पावर 2 है इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, ये हो जाएगा पावर 1/2। एंड अगर मैं आर का क्यूब चाहता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पर भी हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई आर के क्यूब की। इस आर क्यूब के वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर एंड टोटल की पावर 3/2 एंड दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट। इतनी स्ट्रेंथ होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की एट दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो कि एक्स डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, बट दिस इज जस्ट द मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स ये है सिर्फ स्केलर फॉर्म। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होने वाला है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की ओवरऑल डायरेक्शन बहुत आसान है, इट इज ओनली टुवर्ड्स द राइट साइड। वर्टिकल कंपोनेंट्स को तो हमने इग्नोर ही कर दिया बिकॉज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। पूरे लूप की वजह से ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज राइट साइड की तरफ है, तो यूजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट्स से राइट साइड को मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसिडर कर लिया, लेफ्ट साइड को मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस कंसिडर कर लिया। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ राइट साइड के टुवर्ड्स ही है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स है, आई कैन से डायरेक्शन के लिए साथ में मैं क्या लगाने वाला हूँ, आई कैप। अगर मान लो लेफ्ट साइड की तरफ होती तो मैं लिखता माइनस आई कैप, बट दिस इज टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, सो पॉजिटिव आई कैप साथ में हम लगा देंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको लिखने वाले हैं, देखो बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और साथ में मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव आई कैप। दिस रिजल्ट इज इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब गौर करो जो ये दोनों रिजल्ट्स हैं दे आर ओनली वैलिड अगर इस लूप में सिर्फ एक ही टर्न है वायर का, बट अगर मल्टीपल टर्न्स हों फिर जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे केस में जितने भी टर्न्स ऑफ वायर्स होंगी वो आपको
मल्टीप्लाई कर देनी है इस रिजल्ट में। दैट मीन्स मान लो अगर 6 टर्न्स आर देयर फॉर 6 टर्न्स, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट है ये कितना बन जाने वाला है, बी इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट बाई 2, एंड ये सारा रिजल्ट आई ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर एंड उसकी पावर 3/2, ठीक है। व्हाट अबाउट अगर उससे भी ज़्यादा टर्न्स हों, 10 टर्न्स हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 टर्न्स होंगे तो हम 20 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सिमिलरली अगर n टर्न्स होंगे तो हम n से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अब इसी का एक स्पेशल केस बनाते हैं। एट द सेंटर ऑफ द लूप, दैट मीन्स अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट मैं इससे इतना दूर ना लेने की बजाय यहां पे कंसिडर करूं, फिर इस पॉइंट पे किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हम x को 0 रख देने वाले हैं, है ना, बिकॉज ये वाली जो सेपरेशन है सेंटर से दैट इज x। जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट ही यहाँ पे तो x 0 हो जाने वाला है, तो क्या करेंगे यहाँ पे x को 0 रख देते हैं एंड हमारे पास देखो रिजल्ट क्या आएगा। n टर्म्स के लिए चलो निकाल लेते हैं, n मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट बाई 2 आई ए का स्क्वायर अपॉन, अब देखो x तो खत्म हो गया, सिर्फ ये बचेगा a का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, तो पावर इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो 2 से 2 कटेगा, a की पावर कितनी बच गई, सिर्फ 3, तो a का क्यूब हो गया। अब यहाँ a का स्क्वायर है, नीचे a का क्यूब है, 2 पावर्स कट जाने वाली हैं और नीचे सिर्फ एक सिंगल a बच जाने वाला है। तो इस तरह का रिजल्ट हमारे पास मिलता है एट द सेंटर ऑफ द लूप एंड फॉर मल्टीपल टर्न्स। अगर सिंगल टर्न है तो अगेन आप n को 1 रख दो तो आपको इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज द एम्पेयर्स लॉ, जिसे एम्पेयर्स सर्किटल लॉ भी बोला जाता है। इसे पढ़ने से पहले एक बार इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा याद करते हैं। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के तरीके पढ़े तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कूलम्स लॉ, इसकी हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला। फिर हमने देखा कि सर्टेन केसेस में इसको यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और हमारा जो काम है वो आसान कर सकता है एक और लॉ, दैट इज़ द गॉसेस लॉ। इसको यूज़ करके हमने अलग अलग केसेस के लिए लाइक एक शेल की वजह से, एक वायर की वजह से, एक शीट की वजह से किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन सारे केसेस को हमने स्टडी किया था, है ना। सिमिलरली इन द मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करेंगे, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हमने कैलकुलेट करना है तो एक तो तरीका हो गया बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बट इन सम केसेस इसे यूज़ कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हमारे लिए हो सकता है एंड हमारा काम आसान करने के लिए एक और लॉ है इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द एम्पेयर्स लॉ, ठीक है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्स लॉ है, कुछ कुछ मिलता जुलता हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में कौन है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। एंड सिमिलरली जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास कुछ कुछ मिलता जुलता एम्पेयर्स लॉ होने वाला है। अब जल्दी से गॉस लॉ को एक बार रिवाइज करते हैं और एम्पेयर्स लॉ को इससे रिलेट करते हैं, देन वी विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो गॉस लॉ जो होता है दैट इज, देखो बोलता है दैट टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस दैट इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट विद डी एस वेक्टर, जो कि इक्वल होता है क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये आपको याद होगा, ठीक है। दिस इज गिवन बाय द गॉस लॉ एंड यहाँ पे जो इंटेग्रल है, जो एक क्लोज्ड इंटेग्रल है, ये हो रहा है एक सरफेस के लिए, तो इस इंटेग्रल को हम एक और नाम से जानते हैं, वी कॉल इट एरिया इंटेग्रल। अब यहीं पे डिफरेंस आ जाता है एक छोटा सा कि अगर एम्पेयर्स लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पे एरिया इंटेग्रल नहीं, यहाँ पे लाइन इंटेग्रल होता है, ठीक है। तो देखो क्लोज्ड इंटेग्रल यहाँ पर भी हो रहा है, बट बी वेक्टर, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डॉट विद, डॉट प्रोडक्ट होगा किस चीज के साथ, लेंथ के साथ, डी एल वेक्टर के साथ, इक्वल टू, अब जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक कांस्टेंट रहता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट विच इज कॉल्ड द परमिटिविटी, मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास होता है म्यू नॉट जिसे बोला जाता है परमिएबिलिटी, मल्टीप्लाइड बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड में था चार्ज, बिकॉज चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे हमारे पास आने वाला है करंट, बिकॉज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, एंड सारा करंट नहीं, वो करंट जो उस लूप के अंदर से पास हो रहा है इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज द एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको याद कर लो। अब जरा गौर करो, इस इंटेग्रल में डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के साथ नहीं है, लेंथ वेक्टर के साथ है, डीएल वेक्टर के साथ है। तो इस पूरे इंटेग्रल को अब हम एरिया इंटेग्रल ना बोल के क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट
line integral. So these are some differences between the Gauss's law and the Ampere-Circuital law. अब Ampere-Circuital law को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. तो मान लेते हैं इस तरह से एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है. हमने एक इसके अराउंड इमेजिनरी लूप को कंसिडर किया. ठीक है, दिस इज इमेजिनरी एम्पीरियन लूप एंड लेट्स से कि बिल्कुल एक परफेक्ट सर्कल है और उसके सेंटर में से जो ये करंट कैरिंग वायर है ये निकल रही है. ठीक है, कुछ इस तरह से. अब इसके बाहर कोई और करंट कैरिंग वायर भी हो सकती है. मान लो यहाँ से भी कोई करंट निकल रहा हो सकता है, इसकी डायरेक्शन भी कुछ हो सकती है. मान लो जो ये करंट है I1 है, ये करंट I2 है. कोई और करंट भी हो सकता है, मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ से, दैट इज I3, है ना. अब अगर मैंने जो लूप है वो सिर्फ I1 वाले करंट के अराउंड कुछ इस तरह से बनाया है एंड मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ Ampere-Circuital लॉ, तो फर्स्टली द मेन थिंग इज दिस कि मैं मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कौन सी लूंगा, कौन से करंट की वजह से. क्या सिर्फ I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी उसको कंसिडर करूंगा, या फिर इन सभी करंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी उसको कंसिडर करूंगा. द आंसर इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी कंसिडर्ड. ठीक है, जो ये बी वेक्टर है दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. चाहे वो जो करंट है वो उस लूप में से पास नहीं कर रहे, वो उसके बाहर है. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. बट जो ये करंट कंसिडर होगा यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने लिखा है वो वाला करंट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, दैट इज जस्ट एनक्लोज्ड बाय द लूप. दैट मीन सिर्फ I1 कंसिडर किया जाएगा. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड कीप इट इन माइंड. चलो अब जल्दी से प्रूफ देखते हैं Ampere-Circuital लॉ का. ठीक है, तो फॉर अ स्पेसिफिक केस हम इसको प्रूव करने वाले हैं. फॉर अ वेरी सिंपल केस, फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो इसके अराउंड हमने इस तरह से एक लूप को कंसिडर किया एंड मान लो जो ये करंट कैरिंग वायर है इस लूप के बिल्कुल सेंटर में से पास कर रही है. ठीक है, सो जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. एंड सिमिलरली हम इस लूप को भी कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल मुझे डीएल वेक्टर चाहिए रहेगा इसके ऊपर. लूप को मैं कोई भी डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी दे सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकता हूँ. इट इज़ अप टू यू कि इसको ऐसी डायरेक्शन देनी है या ऐसी डायरेक्शन देनी है. ठीक है, बट प्रेफर हम करेंगे राइट हैंड को यूज़ करो. ठीक है, एंड अगर मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करता हूँ, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ द लूप, तो बेटर रहेगा कि ऐसा कंसिडर किया जाए कि जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में आए. अब देखो, अगर मैं लूप को ये डायरेक्शन देता हूँ तो आप ट्राई करो राइट हैंड को इस तरह से, राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करो. मतलब अगर ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल कर रहे हो एंड जो थंब है वो एक्चुअली ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा. सो ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहने वाला है. अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ऐसे भी इसको कंसिडर करके चल सकते हो. जस्ट वहाँ पे जो करंट है उसको मुझे नेगेटिव आई कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज अगर मैं फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगा राइट हैंड की तो मेरा थंब जो है वो नीचे की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस. सो इस वजह से कन्वीनियंस के लिए मैंने ये डायरेक्शन कंसिडर करी इस लूप की. ठीक है, चलो अब देखो हमें प्रूफ करना है ये चीज़. बी वेक्टर डॉट विद डीएल वेक्टर, इसका इंटेग्रल दैट इज म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई एनक्लोज. सो बी वेक्टर डॉट विद डीएल वेक्टर से ही हमें स्टार्ट करना है. बी वेक्टर डॉट विद डीएल वेक्टर. अब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा इसको हम कैसे ओपन अप कर सकते हैं. बी डी एल कॉस थीटा, ये इसका लेट से मैग्नीट्यूड होने वाला है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज बी एंड डीएल. अब जरा गौर करो, हमें पता है कि अगर करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, है ना, मान लो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम राइट हैंड थंब रूल से ही निकालते हैं. दैट थंब को पॉइंट करो करंट की डायरेक्शन में एंड फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी वही डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की. तो यहाँ पे भी देखो जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होने वाली है, राइट हैंड थंब रूल को यूज करो, फिंगर्स का कर्ल भी इसी डायरेक्शन में है, इस तरह से, समथिंग लाइक दिस, जैसा यहाँ पे लूप की डायरेक्शन है. तो कहने का मतलब लूप की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे सेम होने वाली है. लेट्स से अगर यहां पे इस डायरेक्शन में है लूप की डायरेक्शन, तो यही डायरेक्शन होने वाली है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की. फिर यहाँ अगर ये डायरेक्शन होने वाली है लूप की, सेम ही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की.
तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। दैट मीन्स दोनों के बीच में होने वाला एंगल कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो यहाँ पे कॉस ऑफ जीरो हो जाएगा एंड कॉस जीरो 1 के इक्वल होता है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। अब देखो हमें बी वेक्टर डॉट विद डी एल वेक्टर मिल गया, हमें चाहिए इस चीज़ का क्लोज्ड इंटेग्रल। तो चलो यहाँ पर भी क्लोज्ड इंटेग्रल और यहाँ पर भी क्लोज्ड इंटेग्रल। मैग्नेटिक फील्ड को इंटेग्रल से बाहर रखा बिकॉज इस लूप के ऊपर कहीं पर भी मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसिडर कर लूँ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम होगी बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, राइट। सो बी को रखा बाहर, इंटेग्रल हुआ सिर्फ डी एल का। तो लेंथ का जितने छोटे छोटे डी एल्स हैं, करंट एलिमेंट्स हैं, सभी को मैं इंटेग्रेट कर रहा हूँ, मतलब एडअप कर रहा हूँ, तो पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा इस सर्कल का, दैट इज 2 पाई आर। अगर मैं बोलता हूँ कि जो इसका रेडियस आर है तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सो बी वेक्टर डॉट विद डी एल वेक्टर। अब यहाँ पे एक हम रिजल्ट को यूज करने वाले हैं, ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। एंड इट इज नॉट इनफाइनाइट वायर, इट इज अ फाइनाइट वायर, इसकी एक फाइनाइट लेंथ है और उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे यूज होगा इस एम्पेयर्स लॉ की डेरिवेशन में, ठीक है। दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय जो ये वाला 2 पाई आर है, 2 पाई आर। अब आप गौर करो 2 पाई आर एंड 2 पाई आर यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाले हैं एंड हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इंटेग्रल क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट विद डी एल वेक्टर, दैट इज म्यू नॉट एंड आई। एंड स्पेसिफिकली ये कौन सा आई है, जस्ट इस चीज़ का ध्यान रखना है, आई एनक्लोज्ड, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द एम्पेयर सर्किटल लॉ। चलो अब हम एक एप्लीकेशन देखते हैं एम्पेयर्स लॉ की। मान लेते हैं आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, नीचे की तरफ भी डॉटेड, ऊपर की तरफ भी डॉटेड लाइन से शो किया बिकॉज इनफाइनाइट है ऊपर और नीचे। करंट मान लेते हैं इसमें से ऐसे पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होने वाली है। कैसे पता लगेगा, यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, थंब को पॉइंट करो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स का कर्ल बताएगा अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स रहेंगे बट उनमें से एक सर्कल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस यहाँ से लेट्स से स्मॉल आर है। अब सबसे पहले एम्पेयर्स लॉ को अगर मैं लिखूं तो जैसा हमने देखा लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो बी वेक्टर डॉट विद डी एल वेक्टर, ये होता है म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई एनक्लोज्ड के इक्वल, है ना। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, इसको संभाल के रखते हैं। अब देखो जो लेफ्ट साइड पे जो चीज़ है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग, लाइन इंटेग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक तो नो डाउट हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू नॉट आई को फाइंड कर लें, हमें पता लग जाएगा ये लाइन इंटेग्रल कितना है। बट क्या इस लाइन इंटेग्रल को इस स्पेसिफिक केस में किसी और तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है? द आंसर इज यस। अब देखो इस लेफ्ट साइड को हमने लिखा दोबारा से बी वेक्टर डॉट विद डी एल वेक्टर। अब इस चीज़ को अगर कैलकुलेट करना है तो इस जो ये लूप बन रहा है ना, इसको ऊपर से एक बार ऑब्जर्व करते हैं, हमें कुछ इस तरह का अपीयर होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ऐसी डायरेक्शन है, या फिर अगर मैं इसको टेंजेंशियली शो करना चाहूँ, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है एंड इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द बी वेक्टर। अच्छा, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डी एल वेक्टर? जो ये डी एल है ये भी तो उस सर्कल के हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियली होगा, बाहर की तरफ होगा। ये लेंथ की डायरेक्शन है, लूप की लेंथ जो है वो इसी तरह से टेंजेंशियली होती है हर एक पॉइंट के ऊपर। दैट मीन्स अगर मैं पूछूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डी एल वेक्टर किस तरह से पॉइंट कर रहा है, इसी डायरेक्शन में ऐसे ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो डीएल की डायरेक्शन है वो भी ऐसे, यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन ऐसे। मेन थिंग इज दिस कि जो डायरेक्शन बी वेक्टर की है वही डायरेक्शन यहाँ पे डीएल वेक्टर की है। इट मीन्स इसको कुछ इस तरह से हम देखो सॉल्व कर सकते हैं, क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट फिर डीएल वेक्टर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, बी डी एल कॉस थीटा, वेयर दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, जो कि कितना है, 0 है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड को इस इंटेग्रल से बाहर लूंगा बिकॉज हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोल रहा हूँ, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, वो इक्वल है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग होगी उतनी ही इस पॉइंट पे होगी, उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ यहाँ होगी, उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस इंटेग्रल से लिया बाहर, अंदर बचा डी एल एंड कॉस 0
जो कि 1 के इक्वल होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये बचा b, क्लोज इंटेग्रल है ये किसका, dl का। इट मीन्स इस लूप के ऊपर, एक बार बाकी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, इस सर्कल को एक बार इमेजिन करो, छोटे छोटे डीएल वेक्टर्स लिए, मान लो ये एक डीएल है, फिर ये एक डीएल है, फिर ये एक छोटा सा डीएल वेक्टर है। इसी तरह से बहुत सारे जितने भी डीएल वेक्टर्स बनते हैं, अगर मैं सभी को कंबाइन करूंगा, इंटीग्रेशन का ये मतलब है ना, तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी इस पूरे लूप की। एंड अगर मैंने इस रेडियस को आर कंसिडर किया है, तो ये पूरी जो लेंथ है, जो इस सर्कमफ्रेंस है, कितना हो जाएगा, 2πr। सो मैं इसको लिख सकता हूँ b मल्टीप्लाइड बाई 2πr। अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। दोनों की जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, इट मीन्स जो दोनों की राइट साइड है वो भी इक्वल होगी। तो हमने लिखा b मल्टीप्लाइड बाई 2πr दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई एंड क्लोज्ड। एंड यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बना देने वाले हैं, म्यू नॉट आई एंड क्लोज्ड अपॉन 2πr। एंड ये वही रिजल्ट है जिसको हमने यूज किया था टू प्रूव द एम्पेयर्स लॉ, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। गौर करो। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेट सोलेनॉइड एंड हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। इट बेसिकली मीन्स कि हमें जस्ट थ्योरी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट समझना है, एंड डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स मोस्ट प्रॉब्ली आपसे ना पूछे जाएं। सो लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय अ सोलेनॉइड। सो सोलेनॉइड बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, जिसमें हम एक कोर के ऊपर, जो इस सेंटर में आप देख रहे हो, हमने एक सॉफ्ट आयरन की कोर को यूज करा है, राइट। बेसिकली कोई भी हमें ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसका नेचर कैसा हो, फेरोमैग्नेटिक हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, right? Soft iron is very good example of a ferromagnetic material, that's why we generally use this. Then जो ये आयरन की कोर है, इसके ऊपर हमने कॉपर की वायर को इस तरह से देखो लपेट रखा है, एक हीलिकल शेप देकर, राइट। एंड देन लेट से इसको हमने यहाँ से इस तरह से लाके बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी, है ना, कुछ इस तरह से होगा। एंड हम क्या चाहते हैं कि जो करंट है इस वायर में इसी तरह से फ्लो करे, हीलिकल पाथ लेता लेता इस तरह से फ्लो होता 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 आगे बढ़े। एंड फॉर दैट पर्पस जो ये वायर हम यूज कर रहे हैं, इट मस्ट बी इनेमल्ड वायर। ओके, इनेमल्ड जो वायर होती है उसमें क्या है, कॉपर के ऊपर एक बहुत थिन लेयर चढ़ी होती है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल की, जिसको बोला जाता है इनेमल। अगर इनेमल्ड वायर हम यूज नहीं करेंगे, है ना, सिंपल बस वो आम कॉपर की वायर है जिसके ऊपर कोई भी इनेमल की लेयर नहीं चढ़ी है, तो यार करंट के पास क्या रीजन है वो इस तरह से हीलिकल पाथ में फ्लो करता हुआ आगे बढ़े। वो तो सीधा भी आगे बढ़ सकता है, बिकॉज देखो ये वायर्स को हमने बहुत क्लोज वाउंड कर रखा है। जो एक टर्न है और जो दूसरा टर्न है, एक दूसरे के साथ एक कॉन्टेक्ट में होंगे, ठीक है। सो करंट सीधा ही आगे ना बढ़ जाए, हीलिकल पाथ लेके आगे बढ़े, फॉर दैट पर्पस हमें जो वायर है वो इनेमल्ड वायर यूज करनी पड़ेगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा साइड से देखते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए। सोलेनॉइड के एक एंड को हमने पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। लेट्स से दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। सो करंट पॉजिटिव से होता हुआ इस तरह से नेगेटिव के टुवर्ड्स फ्लो करने वाला है। अब हमें पता है कि अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को भी बनाएगा। स्टार्टिंग में हमने बोला दिस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह की होगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेट्स से फ्लो ऑफ द करंट। फॉर दैट वी विल बी यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। थंब को हम करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे एंड जो फिंगर्स का कर्ल है वो हमें बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है। तो एज यू कैन सी कि जो फिंगर्स का कर्ल है वो कुछ इस तरह से है, फिंगर्स ऐसे टर्न कर रही हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट लूप। अच्छा, अगर मैं सेकंड इस टर्न की बात करता हूँ तो देखो करंट यहाँ से होता हुआ फिर पीछे से होता हुआ अगेन इस तरह से, अगर हम आगे से देख रहे हैं तो नीचे की तरफ ही जा रहा है ना। यहाँ से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे आएगा, सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे आएगा, करते 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 बिल्कुल लास्ट तक फिर इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स हर एक जो लूप है एक तरह से हम बोल सकते हैं आइडेंटिकल है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो।
सभी लूप्स की कुछ ना कुछ तो इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है, बट बिकॉज ये सारे लूप एक दूसरे के आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड को बना रहे हैं, तो सभी लूप्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो आपस में एड अप हो जाएगा, एंड कुल मिला के हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगी, एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई आर वी मेकिंग दिस सोलेनॉइड। ठीक है, एंड दैट इज वाई वी हैव यूज द एनेमल्ड वायर। अगर वायर एनेमल्ड ना होती तो इन सभी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से एडअप ना होती और हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ना मिलता। अब ये जितने भी टर्न्स हैं इन सभी के पहले फ्रंट पार्ट को हम कंसिडर कर लेते हैं। सभी में से करंट डाउनवर्ड्स फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है फ्रंट साइड पे वो कैसे होने वाली है, इन सभी का रिजल्टेंट करेंगे तो देखो बड़ा सा एक लूप बना देंगे और सेम उसको हम यहाँ पे डायरेक्शन दे देने वाले हैं कुछ ऐसी, अंदर ये है और बाहर ये डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर हम इस सोलेनॉइड का जो पीछे वाला हिस्सा है जो हमें इस टाइम पे विजिबल नहीं है वहां पे अगर मैं बात करूंगा तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स होने वाली है, राइट। जैसे देखो यहाँ से करंट नीचे की तरफ मूव कर रहा था, तो यहाँ से होते हुए करंट ऊपर की तरफ मूव करता हुआ आगे आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे जो इसका पीछे वाला हिस्सा है करंट बिकॉज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वहां से, तो वहां पे अगर मैं राइट हैंड थंब रूल को यूज करता हूं तो करंट की डायरेक्शन सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से बन रही है। गौर करो फिंगर्स के कर्ल की डायरेक्शन में। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं वहां पे लूप को बनाऊंगा कुछ ऐसे, तो डायरेक्शन को मुझे ऐसे शो करना पड़ेगा, बाहर ऐसे और अंदर आप देख रहे हो लाइक दिस। एंड गौर करो इस सॉलिड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे हमें इस तरह से बिल्कुल सेंटर से पास करती लाइन शो कर देनी है, एंड वही डायरेक्शन हम यहाँ पर भी इस तरह से शो कर देने वाले हैं, राइट। तो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस सोलेनॉइड। बट दैट इज नॉट ऑल, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि अगर ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है तो इस सोलेनॉइड का कौन सा हिस्सा नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा होगा और कौन सा हिस्सा साउथ पोल की तरह काम कर रहा होगा। एक्चुअल में देखा जाए ना तो जो ये सोलेनॉइड है ये एक बार मैग्नेट की तरह ही काम करता है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि जो बार मैग्नेट है वो परमानेंट है, जो ये है दिस इज टेम्परेरी। इसको जब हम चाहे ऑन कर सकते हैं, जब हम चाहे ऑफ कर सकते हैं। करंट को पास करो मैग्नेट बन जाएगा, करंट को ऑफ कर दो मैग्नेटिक पावर्स इसकी खत्म। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि कौन सा इसका साइड नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। अब इसको बताने का जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि इसको एक बार मैग्नेट की तरह कंसिडर करना। अल्टीमेटली देखा जाए तो एक सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की जैसा ही काम करती है। अच्छा, अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वैसी ही डायरेक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो लाइक दिस, एंड यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसको मैंने यहाँ पे बना दिया। नाउ एज वी नो आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ के टुवर्ड्स होती है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ के टुवर्ड्स होती है। और यहाँ पर भी देखो कुछ वैसा ही है, दिस विल बी द नॉर्थ पोल, दिस विल बी द साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ के टुवर्ड्स है आउटसाइड द मैग्नेट, यहाँ भी देखो नॉर्थ से साउथ के टुवर्ड्स है, एंड इनसाइड द मैग्नेट आप डायरेक्शन पे गौर करो दैट इज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। ठीक है, सो यहां से हमें पता लग गया कि ये वाली साइड सोलेनॉइड की साउथ पोल की तरह एक्ट कर रही होगी, एंड दिस साइड विल बी एक्टिंग एज द नॉर्थ पोल। सिमिलरली इस चीज को पता करने का एक शॉर्ट मेथड होता है, एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर मैं सोलेनॉइड को इस लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करता हूं तो देखो हमें कुछ इस तरह का अपीयर होगा। इसको हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ से हमें कैसी अपीयर होने वाली है, क्लॉकवाइज अपीयर होने वाली है। तो इसको पहले मैं साइड पे यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ से करंट जो है मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ रहा है, एंड जैसा हमने देखा ये वाली साइड साउथ पोल की तरह एक्ट कर रही है, इट इज एक्टिंग एज साउथ पोल। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ इतना पता हो कि करंट क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से ये साउथ तक पहुंचने के लिए मैं विजुलाइज ही एस को ऐसे करूंगा, ब्लैक कलर को यूज कर लेते हैं। देखो हमने एस को ही कुछ इस तरह से लिखा कि जो ये एस है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो एरोज हैं दे आर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड यहां से हम रिलेट कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज एंड साउथ, क्लॉकवाइज साउथ। ठीक है, सिमिलरली पहले यहां पे लिखता हूं एंटी क्लॉकवाइज
एंड नॉर्थ, जो साइड जो करंट है, अब ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड था, सो करंट यहाँ से ऐसा होता हुआ ऐसे मूव कर रहा है। डायरेक्शन आप गौर करो कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंड जैसा हमने देखा था ये साइड नॉर्थ पोल की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पे मैं नॉर्थ लिख लेता हूँ। एंड इसको याद कैसे रखेंगे, हम नॉर्थ को भी कुछ ऐसे बनाएंगे इन एरोज को कि जो ये डायरेक्शन है ये कैसी हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, राइट। इट इज़ अ वेरी रफ ट्रिक बट बहुत काम आती है कई बार जल्दी से जल्दी इस चीज़ का पता करने में कि कौन सी साइड नॉर्थ है कौन सी साइड साउथ है। अदरवाइज जो प्रॉपर प्योर कॉन्सेप्ट है वो तो हमने देख ही लिया ऑलरेडी। चलो ये तो हो गया 3 डायमेंशंस में इस चीज़ को समझना। अब एक बार जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है 2 डायमेंशनल, उसको देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह का हमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है, वही चीज़ दिखा रखी है जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करी, ठीक है। एज यहाँ पे हमने देखा ये साइड साउथ की कनेक्ट कर रही है, ये साइड नॉर्थ की कनेक्ट कर रही है, वही चीज़ यहाँ पे है। दिस साइड इज एक्टिंग एज साउथ पोल एंड दिस इज एक्टिंग एज द नॉर्थ पोल, बिकॉज आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ दिखा रखी है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड जैसे आप देख रहे हो कि सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो यहाँ से ये चीज़ का पता लगेगा कि सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एंड बाहर अगर यहाँ कहीं देखोगे तो काफ़ी वीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आप देख रहे हो गैप बहुत ज़्यादा है ठीक है। विजुअली आपको देख के इस चीज़ का आइडिया लग जाता है। फिर यहाँ पे गैप और ज़्यादा दिखा रखा है, तो यहाँ से फर्दर क्लैरिटी हो रही है कि एट क्यू पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और भी ज़्यादा क्या है, वीक है। सो जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा वीकर एंड वीकर होती जाएगी। सो दैट शुड बी क्लियर। इसके अलावा एक और चीज़ जो पूछी जा सकती है आपसे, दैट इज इस पॉइंट पे गौर करो, क्यू पॉइंट। दिस इज द एक्सटर्नल मिड पॉइंट। सोलेनोइड को बिल्कुल आपने बाइसेक्ट करा और बिल्कुल उसके सामने एक पॉइंट ले लिया, क्यों, इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है आप देख रहे हो प्योरली इस तरह से है। लेट्स इसका कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है सोलेनोइड के, है ना। सोलेनोइड कुछ इस तरह से होगा ना, तो सोलेनोइड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। और लेट्स से मान लेते हैं जैसे एक्स एक्सिस की तरफ है वो तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वाई एक्सिस की तरफ बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यू पॉइंट पे बिल्कुल इसकी डायरेक्शन भी कैसे होने वाली है, अलोंग द एक्स एक्सिस ही होने वाली है, ठीक है। ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर ये पॉइंट बिल्कुल उसका एक्सटर्नल मिड पॉइंट हो। अगर मैं यहाँ कहीं पे पॉइंट लेता हूँ तो आप देख रहे हो इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ऐसे है, तो मतलब इसका छोटा सा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, एक इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। अब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर टू द सोलेनोइड आई एम सेइंग, ठीक है। बट अगर एक्सटर्नल मिड पॉइंट हम लेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होता है।